Every morning presents a new opportunity to redefine what's possible. The future is built right here, right now. आज हम प्रशांत राघव की एक बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी पर बात करने वाले हैं। इसमें एक आईएएस अधिकारी के एक बयान को लेकर जो बातें कही गई हैं, वो सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज की सोच पर एक आईना दिखाती हैं। हाँ, और यही इस टिप्पणी की खासियत है ना? ये एक चिंगारी को पकड़कर उस आग तक पहुंचने की कोशिश करती है जो समाज के अंदर कहीं सुलग रही है। सही। मुद्दा एक बयान का है, लेकिन सवाल उससे कहीं ज्यादा बड़े और गहरे हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस टिप्पणी में जो गहरी बातें हैं उन्हें एक-एक करके समझें। जरूर। हम देखेंगे कि कैसे ये विश्लेषण सत्ता और जिम्मेदारी, ऊंचे पद और इंसान के असली चरित्र के बीच के रिश्ते को कुरेदता है। और साथ ही ये उस पिछड़ी सोच पर भी चोट करता है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। टिप्पणी की शुरुआत होती है आईएएस अधिकारी के उस बयान से जिसमें ब्राह्मण की बेटी का जिक्र था, जिसे सुनकर लोगों को दुख हुआ। पर टिप्पणीकार प्रशांत राघव एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। दुख इसलिए नहीं कि बात ब्राह्मण की बेटी की है, बल्कि इसलिए कि ये बात एक बेटी की है। हाँ। और यहाँ पर बात शुरू होते ही एक बहुत बड़ा मोड़ ले लेती है। कैसे? टिप्पणीकार ने बड़ी समझदारी से इस मुद्दे को जाति की फिसलन भरी ढलान पर जाने से रोक लिया। अच्छा। उन्होंने बहस का मुंह एक ऐसे सवाल की तरफ मोड़ दिया जो हम सबसे जुड़ा है, महिलाओं का सम्मान। ऐसा करके उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी कि ये मसला किसी एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। लेकिन एक मिनट, ये करना इतना जरूरी क्यों था? क्यों ना इसे उसी संदर्भ में देखा जाता जिसमें ये कहा गया था? आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, अगर बहस जाति के इर्द गिर्द घूमती तो वो फौरन दो खेमों में बट जाती। हाँ, सही बात है। फिर हम और आप सही गलत पर नहीं बल्कि हम बनाम वो पर बात कर रहे होते। मुद्दे की आत्मा ही खो जाती, फोकस ही बदल जाता। बिल्कुल। टिप्पणीकार ने शुरू में ही ये साफ करके कि असली मुद्दा बेटी की गरिमा है, इस तर्क को एक नैतिक ऊंचाई दे दी है। अब इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या वर्ग का हो। हाँ, ये बात तो है। ये बहस को निजी हमलों से निकालकर एक सामूहिक जिम्मेदारी के स्तर पर ले आता है। सही बात है। ये तो नींव को ही मजबूत करने जैसा हुआ। और इसी मजबूत नींव पर विश्लेषण का जो पहला बड़ा तर्क खड़ा होता है, वो है कुर्सी और चरित्र के बीच का फर्क। स्रोत में एक बड़ी दमदार पंक्ति है, कुर्सी बड़ी होती है लेकिन उससे बड़ा होता है चरित्र। और जब चरित्र छोटा पड़ जाता है तो शब्द गंदे दिखते हैं। हाँ, ये बात सीधे मुद्दे की जड़ पर चोट करती है। ये तो एक सदियों पुराना सवाल है ना, कि क्या सत्ता इंसान को बदल देती है या सिर्फ उसके असली चेहरे से नकाब हटाती है? इस टिप्पणी का इशारा साफ तौर पर दूसरी बात की तरफ है। यहाँ पद या कुर्सी एक क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रही है। वो अच्छाई हो या बुराई, उसे बड़ा करके पूरी दुनिया को दिखा रही है। ये बात दिलचस्प है। लेकिन क्या ऐसा भी नहीं होता कि सत्ता का नशा ही इंसान के चरित्र को धीरे धीरे बदल देता है? वो पहले से वैसा नहीं था पर कुर्सी ने उसे वैसा बना दिया। कई बार तो ऐसा ही देखने को मिलता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और सत्ता का एक भ्रष्ट करने वाला प्रभाव होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस टिप्पणी का तर्क थोड़ा और गहरा है। कैसे? आप ऐसे सोचिए, कुर्सी एक माइक की तरह है। माइक? हाँ, अगर आपके पास कहने के लिए अच्छी और सुलझी हुई बातें हैं तो माइक आपकी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपके विचार ही खोखले या गंदे हैं तो माइक सिर्फ उस खोखलेपन को और जोर से और साफ साफ सबको सुनाएगा। वाह! कुर्सी चरित्र नहीं देती, वो सिर्फ चरित्र को एक मंच देती है। अगर चरित्र में पहले से ही कोई कमी है, कोई पूर्वाग्रह है, तो ऊंचा पद उसे छिपाने के बजाय और ज्यादा उजागर कर देता है। वाह! माइक वाला उदाहरण तो एकदम सटीक बैठता है। और यह बात और भी तीखी हो जाती है जब टिप्पणी में एक बहुत प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक का जिक्र होता है। विद्या ददाति विनयम। हाँ, वही विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या विनम्रता देती है। प्रशांत राघव लिखते हैं कि ऐसा लगता है कुछ लोगों ने इसे उल्टा पढ़ लिया है।
हाँ, कि उन्हें विद्या तो नहीं मिली पर अहंकार जरूर मिल गया। और विनम्रता शायद फाइलों में ही दबकर रह गई। यहाँ पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल आज की एक बड़ी समस्या पर टिप्पणी करने के लिए बहुत खूबसूरती से किया गया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की आलोचना नहीं है, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक सवाल है। विद्या ददाति विनयम का मतलब है कि सच्चा ज्ञान आपको अपनी सीमाओं का एहसास कराता है, आपको विनम्र बनाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी शिक्षा का पूरा मकसद ही सबसे मुश्किल परीक्षाएं पास करके एक ऊंची कुर्सी पाना हो, तो क्या हम सच में विद्या हासिल कर रहे हैं या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं? तो टिप्पणी का इशारा किस तरफ है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही कोई बुनियादी कमी है? मतलब हम शायद सफल पेशेवर तो बना रहे हैं पर बेहतर इंसान नहीं? बिल्कुल, इशारा इसी तरफ है। जब शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण से हटकर सिर्फ करियर निर्माण पर टिक जाए तो अहंकार का आना स्वाभाविक है। उस अधिकारी ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक पास की होगी, उनके पास ज्ञान और जानकारी की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन स्रोत का तर्क ये है कि अगर वो ज्ञान आपको विनम्रता और सम्मान सिखाने में नाकाम रहा तो वो अधूरा ज्ञान है। अच्छा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली डिग्रियां और पद तो दे रही है, लेकिन वो नैतिक मूल्य देने में चूक रही है जो एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है। ये जो शिक्षा में विनम्रता की कमी की बात है, मुझे लगता है ये सीधे तौर पर उस बड़ी सामाजिक मानसिकता से जुड़ती है जिसका जिक्र टिप्पणी में आगे किया गया है ना? हाँ, आपने दोनों मुद्दों को बिल्कुल सही जोड़ा। टिप्पणीकार बहुत साफ कहते हैं कि समस्या किसी एक अधिकारी की नहीं बल्कि एक व्यापक मानसिकता की है। जैसा कि स्रोत में लिखा है, आज सवाल अधिकारी का नहीं, आज सवाल इस गिरती हुई सोच का है, जो हमें बार बार याद दिलाती है कि समाज आगे बढ़ रहा है पर मानसिकता अब भी वहीं अटकी है जहां सदियों पहले थी। बिल्कुल। मतलब ये कोई एक खराब सेब वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो पूरे बाग में ही कोई समस्या होने का संकेत है। एकदम सही। अगर एक उच्च शिक्षित और इतने जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति भी ऐसी सोच रखता है तो ये एक लक्षण है, बीमारी नहीं। बीमारी नहीं है। नहीं, बीमारी वो गहरी मानसिकता है जो आज भी एक बेटी को उसकी पहचान से पहले उसकी जाति से देखती है या उसे एक वस्तु समझती है। ये दिखाता है कि हम भले ही आर्थिक और तकनीकी रूप से कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन सामाजिक तौर पर प्रगति की एक पतली परत के नीचे सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच जिंदा रहती है और मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। हाँ, जो सही मौका मिलते ही बाहर आ जाती है। ये बहुत चिंताजनक बात है और अक्सर ऐसे मामलों में कुछ लोग इसे हल्की फुल्की बात कहकर या मजाक में कहा होगा कहकर टालने की कोशिश करते हैं। हाँ, होता है ऐसा। उन लोगों के लिए जो इसे मामूली बात कह सकते हैं, स्रोत में एक बहुत मजबूत और सीधा जवाब है। हाँ, और वो जवाब इस पूरे विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। प्रशांत राघव लिखते हैं, बेटियां मामूली नहीं होती, उनकी गरिमा पर किया गया हर वार समाज के चेहरे पर किया गया वार होता है। वाह, क्या जबरदस्त पंक्ति है। बहुत गहरी बात है। ये तो सीधे दिल पर लगती है। ये सिर्फ एक तर्क नहीं, एक तरह का ऐलान है। बिल्कुल। और अगर आप ध्यान दें तो ये पंक्ति इस मुद्दे को एक व्यक्तिगत अपमान के स्तर से उठाकर एक सामूहिक शर्म का विषय बना देती है। सामूहिक शर्म। हाँ, ये कहना कि बेटी की गरिमा पर वार समाज के चेहरे पर वार है, इसका मतलब ये है कि आपने बेटियों के सम्मान को समाज की सेहत का पैमाना बना दिया है। एक बैरोमीटर बना दिया है। तो मतलब ये कि अगर आप इस पैमाने पर फेल हो गए तो आपकी सारी तरक्की, आपकी सारी डिग्रियां, आपका सारा विकास बेमानी है। वाह, ठीक यही मतलब है। यह तर्क किसी को भी आसानी से पल्ला झाड़ने का मौका नहीं देता। अब ये सिर्फ उस अधिकारी या उस बेटी के बीच का मामला नहीं रहा, यह हम सबके लिए एक आईना बन जाता है। यह हर किसी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस पैमाने पर खरा उतरे। यह कहने का एक तरीका है कि अगर आप अपनी बेटियों को सम्मान और सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक समाज के तौर पर असफल हैं, चाहे आपने चांद पर ही घर क्यों न बना लिया हो। मानना पड़ेगा, इस एक पंक्ति ने पूरी बहस का वजन ही बदल दिया। और अंत में टिप्पणीकार एक सार प्रस्तुत करते हैं जी, जो इस पूरी बातचीत को एक सूत्र में पिरो देता है। वे कहते हैं, कुर्सी सम्मान देती है पर शब्द आपके संस्कार दिखाते हैं। और अगर शब्द ही गिर जाएं तो समझ लीजिए कि असल पतन कहाँ हुआ है। मुझे लगता है ये इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली निष्कर्ष है। यह बाहरी सफलता यानी पद और आंतरिक मूल्य यानी चरित्र
के बीच की लड़ाई को बिल्कुल साफ कर देता है। हम्म। टिप्पणी का अंतिम संदेश ये है कि असल पतन कुर्सी छिन जाने या पद खोने में नहीं है। असल पतन तब होता है जब आपके शब्द गिर जाते हैं, जब आपकी सोच गिर जाती है। सही। क्योंकि शब्द सिर्फ हवा में बोले गए कुछ अक्षर नहीं होते, वे हमारी परवरिश, हमारे मूल्यों और हमारे संस्कारों का एक्सरे होते हैं। और जब कोई इतने जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति अपने शब्दों का स्तर गिराता है, तो वो सिर्फ अपनी गरिमा नहीं खोता, नहीं, बल्कि उस पद, उस कुर्सी की गरिमा को भी चोट पहुंचाता है जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। कर भी अपने चरित्र को, अपनी इंसानियत को बनाए रखने की है। अगर शब्द ही गिर गए तो फिर कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हमने देखा कि कैसे प्रशांत राघव की टिप्पणी एक अकेली घटना को एक शुरुआती बिंदु बनाकर कई बड़े मुद्दों की पड़ताल करती है। सही कहा। ये सत्ता के अहंकार से शुरू होकर हमारी शिक्षा व्यवस्था के अधूरे मकसद पर सवाल उठाती है और अंत में समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी एक पिछड़ी सोच को बेनकाब करती है। ये सिर्फ एक अधिकारी के बयान का विश्लेषण नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। सही कहा आपने। और ये विश्लेषण हमें बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? स्रोत में सत्ता में बैठे व्यक्ति के शब्दों पर और उन शब्दों के पीछे के संस्कारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अगर शब्द ही हमारे संस्कारों का आईना है, तो हम एक समाज के तौर पर ये कैसे पक्का करें कि सत्ता की बागडोर संभालने वालों में सिर्फ काबिलियत और योग्यता ही नहीं, बल्कि वो मानवीय मूल्य और सम्मान की भावना भी हो जो सत्ता को हमेशा जिम्मेदारी के साथ जोड़े रखती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद अपने भीतर भी खोजना होगा।